हेलो एवरीवन। दोस्तों, इजराइल ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी वाले शहर काफ़ी प्रमुखता से उनका नाम लिया जा रहा है। ये शहर हैं अरक, नतांज और फोर्दो। ये तीनों नाम पूरी दुनिया के लिए एक अलार्मिंग सिग्नल बन गए हैं। इजराइल ने ईरान की इन्हीं न्यूक्लियर साइट्स पर डायरेक्ट अटैक किया है और ईरान ने जवाब में 650 से भी ज़्यादा मिसाइल इजराइल के ऊपर दागे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी पूरी तरह से मृत प्राय हो गया है या प्रैक्टिकली डेड है। और उससे भी बड़ा सवाल ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यह है, इंडिया पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ेगा। इंडिया अपनी आवश्यकता का 85% क्रूड ऑयल गल्फ रीजन से पूरी करता है। यदि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहा तो इंडियन इकोनॉमी पर डायरेक्ट असर पड़ेगा। सिविल सर्विसेज पल्स में आपका स्वागत है। आज हम इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को 3 लेयर में समझेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है। साथ ही साथ के जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उसका भी विश्लेषण करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम लोग ग्राउंड रियलिटी को समझते हैं और इसके लिए हमें ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक हुआ है उसके टाइमलाइन को देखना पड़ेगा। 1 से 3 मार्च के बीच नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक होता है। फिर 21 मार्च को नतांज इनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स पर इजराइल का अटैक होता है। मार्च 27 में अरक हेवी वाटर प्लांट और अर्दकान येलो केक प्लांट के ऊपर अटैक होता है। ये सभी एयर स्ट्राइक कोई एक्सीडेंटल नहीं थी, यह एक कैलकुलेटेड प्री प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन था। शायद यूएस को भी इसमें कॉन्फिडेंस में लिया गया होगा। हालांकि इस संबंध में रिपोर्ट अभी डिवाइडेड है। ईरान ने भी इजराइल के इस अटैक का जवाब दिया है और कड़ा जवाब दिया है और वो भी तत्काल दिया है। ईरान ने 650 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन निशाना बनाया गया था इजराइल के नेगेव रेगिस्तान क्षेत्र में स्थित दिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर। इजराइल का दिमोना का नाम याद रखना आवश्यक है क्योंकि यह इजराइल का ऑफिशियली अनएक्नॉलेज्ड न्यूक्लियर साइट है। इजराइल ने कभी भी सार्वजनिक रूप से इस तथ्य को स्वीकार नहीं किया है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन वर्ल्ड इंटेलिजेंस में यह ओपन सीक्रेट है कि इजराइल के पास 80 से 400 न्यूक्लियर हेड्स हैं। तो सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और दूसरा ऐसा देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी है, अगर दोनों एक दूसरे के न्यूक्लियर साइट्स पर मिसाइल दाग रहे हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। यह परिस्थिति ऐसी है कि ये पूरी दुनिया के लिए अनप्रेसिडेंटेड है, अर्थात अप्रत्याशित है। हुदीज भी इस कॉन्फ्लिक्ट में कूद गया है और यमन से हुदी फोर्सेज ने स्टेट ऑफ होर्मुज पर अपना थ्रेट दिया है। और यह थ्रेट के बारे में जानने से पहले हम लोग यह जान लें कि स्टेट ऑफ होर्मुज क्या है। स्टेट ऑफ होर्मुज 21 मील चौड़ा एक सकरा समुद्री रास्ता है जहां से होकर के इस मार्ग से प्रत्येक जहाज तेल लेकर के गुजरती है। विश्व का करीब 20% तेल इसी मार्ग से होकर के गुजरता है। इसलिए हुदीज का यह जो थ्रेट है वह बहुत वास्तविक है क्योंकि इसके पहले भी रेड सी में हुदीज ने कॉमर्शियल शिपिंग को डिसरप्ट किया हुआ था। लेकिन स्टेट ऑफ होर्मुज का, जैसा अभी हमने कहा कि इसका सिग्निफिकेंस ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण है और उसी प्रकार से भारत के लिए भी यह स्टेट ऑफ होर्मुज का महत्व बहुत ज़्यादा है क्योंकि भारत में भी प्रतिदिन 2 से 2.5 मिलियन बैरल तेल इसी मार्ग से होकर भारत आता है। भारत इस तरह से पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर तेल के आयात के लिए निर्भर है, खास करके गल्फ कंट्रीज से जो भारत आयात करता है। इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठीक से समझना जरूरी है, तभी यह कॉन्फ्लिक्ट जो है प्रॉपरली समझ में आएगा। अब हम लोग
ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जीनेसिस अर्थात उसकी उत्पत्ति के टाइमलाइन के ऊपर नजर डालेंगे तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पुराना है। 1953 से इसको ट्रेस किया जा सकता है। 1953 में आइजनहावर का एटम फॉर पीस प्रोग्राम आया। अमेरिका ने स्वयं ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी। उस वक्त ईरान अमेरिका का मित्र था। शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी अमेरिका का क्लोज पार्टनर हुआ करता था। विडंबना देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स ने न्यूक्लियर वेपन का बीज ईरान में तो बोया और वही बीज इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन गया है। इसके बाद 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया और शाह रजा शाह पहलवी अपदस्थ कर दिए गए और उसकी जगह अयतुल्ला खुमैनी का दौर आया तो ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम की गति को बहुत ही धीमा कर दिया। हालांकि यह पूरी तरह से बंद नहीं किया गया था। फिर 1980 और 88 के बीच में जब ईरान इराक वार चल रहा था तब ईरान ने गुप्त रूप से न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुनः शुरू किया और उसमें तेजी लाना शुरू किया। पाकिस्तान के अब्दुल कादिर खां के नेटवर्क से टेक्नोलॉजी लेने का भी ईरान के ऊपर आरोप है। फिर 2002 में एक ईरानियन अपोजिशन ग्रुप ने पब्लिकली इस बात को बताया था कि ईरान के नतांज शहर में यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी बन रहा है। यह दुनिया के लिए शौक के समान था। अब सवाल यह है कि नतांज, फोर्दो और अरक साइट एग्जैक्टली करते क्या हैं। अब हम लोग इन ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले नतांज का नाम आता है। यह ईरान का प्राइमरी यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी है। यहाँ पर सेंट्रीफ्यूजेस हैं जिनसे यूरेनियम को इनरिच किया जाता है अर्थात परिष्कृत किया जाता है। यहाँ पर यह बताना आवश्यक है कि वेपन्स ग्रेड के लिए यूरेनियम के लिए 90% इनरिचमेंट चाहिए। 60% तक ईरान पहुँच चुका है जो कि एक अलार्मिंग लेवल है। फोर्दो यह एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी है पहाड़ के अंदर, इसलिए यह बॉम्ब प्रूफ है। यहाँ भी इनरिचमेंट का काम होता है। इसको बनाने की वजह यह थी कि इस फैसिलिटी को एरियल स्ट्राइक से बचाया जा सके। तीसरा है अरक। यह हेवी वाटर रिएक्टर है। हेवी वाटर रिएक्टर प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं जो एक और न्यूक्लियर वेपन मटेरियल है। इजराइल ने मार्च 2026 में इसको भी टारगेट किया था। उसके बाद बुशेहर में भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी का एक केंद्र है। इस्फहान प्रोविंस में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है जहां की यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी है। बुशेहर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तेहरान में न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। करज में यहाँ की फैसिलिटी सेंट्रीफ्यूज कंपोनेंट के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। फिर पार्चिन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज ईरान के अंदर 1980-81 के बाद से लगातार बढ़ी हैं। अब हम लोग समझते हैं कि यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस जो कि ईरान 60% कर चुका है और वह एक अलार्मिंग लेवल माना जाता है जहां क्योंकि न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए 90% यूरेनियम इनरिचमेंट की जरूरत होती है। अब अगर हम यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस को देखें, पावर प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम का इनरिचमेंट सिर्फ 5% ही चाहिए होता है, लेकिन ईरान ने चूंकि 60% तक कर लिया है इसलिए यह अलार्मिंग लेवल है। तो इसका अर्थ यह है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है और उसी दिशा में वह आगे बढ़ रहा है। और यह न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जिसका कि ईरान एक सिग्नेटरी है, यह उसके विरुद्ध है। अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 1968 में साइन की गई थी, लेकिन यह लागू हुई है 1970 से। इस ट्रीटी के
तीन मेन पिलर्स हैं। पहला पिलर डिसआर्मामेंट का मतलब यह था कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, जो कि 5 स्टेट थे उस समय, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करेंगे और अंत में इसे पूरी तरह से इलिमिनेट करेंगे। दूसरा पिलर है नॉन प्रोलिफरेशन। इसका मतलब यह है कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। और तीसरा है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसका मतलब यह हुआ कि सभी देशों को पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का राइट है। न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सफल नहीं रहा है। इसका इस बात से पता चलता है कि अभी जो यूएस, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई हो रही है, उसी लड़ाई के दौरान ईरान ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है कि वह न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर आएगा। यह फेलियर का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और भी उदाहरण हैं। पहला इसका उदाहरण यह है कि इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी से बाहर हैं, पर इनके पास न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो चुका है। यह एनपीटी की पहली फेलियर है। दूसरा, ईरान एनपीटी का मेंबर है, लेकिन वह वेपन ग्रेड इनरिचमेंट की तरफ बढ़ रहा है। तीसरा, इजराइल ने एनपीटी का सिग्नेटरी होने के बिना न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं और किसी ने कुछ भी नहीं किया। ना वहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के कोई इंस्पेक्टर ने विजिट किया है। यह डबल स्टैंडर्ड है। फिर ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के इंस्पेक्टर को अपने आने की तो छूट दी है, लेकिन यह छूट बहुत ही सीमित है। उनको लिमिटेड एक्सेस दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि क्या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है? कमेंट करके आप अपनी राय दें। और एक और जो महत्वपूर्ण जो फेलियर कहा जा सकता है वह यह है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का एक बहुत बड़ा पिलर यह था कि जो P5 स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, वे अपने न्यूक्लियर वेपन्स को रिड्यूस करेंगे और अंत में इसे एलिमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह से अभी तक हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट का टाइमलाइन और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का पूरी तरह से विश्लेषण किया है। अगर यह विश्लेषण आपको अच्छा और वैल्यूएबल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक स्टेक है अर्थात रणनीतिक दांव जो इस युद्ध में लगा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके कुल 5 आयाम हैं। इन सारे 5 आयामों का हम लोग अलग अलग विश्लेषण करेंगे। पहले हम लोग 5 आयाम को जान लेते हैं कि ये क्या हैं। सबसे पहला आयाम एनर्जी सिक्योरिटी का है अर्थात ऊर्जा सुरक्षा का है। दूसरा आयाम इसका चाबहार पोर्ट और ईरान की कनेक्टिविटी से संबंधित है। तीसरा इंडियन डायस्पोरा से संबंधित है। चौथा भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से संबंधित है। और 5वां रीजनल इनस्टेबिलिटी और रिपल इफेक्ट्स से संबंधित है। अब हम लोग एक एक करके इसका विश्लेषण देखते हैं। यहाँ तक एनर्जी सिक्योरिटी का सवाल है तो यह सभी को पता है कि भारत का 85% कच्चे तेल की आवश्यकता है वह गल्फ कंट्रीज से आती है और इन देशों में सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक, कुवैत, कतर ये सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। यदि हूती या ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया तो भारत पर इसका प्रभाव बहुत ही बुरा होगा। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, हो सकता है यह 120 से 150 डॉलर तक भी चला जाए। इसका नतीजा यह होगा कि भारत में फ्यूल के दाम आसमान छूने लगेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, रुपए में गिरावट आएगी और करंट अकाउंट डिफिसिट भी वाइडन होगा, वह भी विपरीत प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। एग्रीकल्चर के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फर्टिलाइजर के लिए हम बहुत हद तक गल्फ कंट्रीज के ऊपर निर्भर करते हैं, उसके आने में भी समस्या होगी। फिर इंडस्ट्रियल इनपुट्स भी गल्फ कंट्रीज से आते हैं, उसका भी आयात संभव नहीं हो पाएगा, तो भारत के ऊपर इसका प्रभाव विपरीत पड़ेगा। इसलिए जियोपॉलिटिक्स के साथ भारत को
आम आदमी के जीवन, जियोपॉलिटिक्स के साथ साथ भारत के आम आदमी के जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग यह देख सकते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी का ही एक कंपोनेंट है और यह एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेड हो रहा है उसका इम्प्लीकेशन न केवल इकोनॉमिक है बल्कि इसका स्ट्रेटेजिक भी इम्प्लीकेशन भारत के लिए है। अब हम लोग बात करेंगे चाबहार पोर्ट और जो ईरान के साथ भारत की कनेक्टिविटी इससे हो रही है उसके बारे में। चाबहार पोर्ट को अगर हम देखें तो चाबहार पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करता है। इंडिया ने ईरान के चाबहार पोर्ट में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि इंडिया को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया यह कनेक्ट करता है और यह इंडिया का स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है। लेकिन यदि इजराइल ईरान में वॉर एस्केलेट होता है, बढ़ता है, तो ईरान पर यूएस का सैंक्शन और भी ज्यादा कड़ा होगा। वैसी स्थिति में इंडिया का चाबहार इन्वेस्टमेंट रिस्क में आ जाएगा। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या इंडिया ईरान का साथ छोड़ दे या अपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करे, और यही इंडिया के लिए एक डिप्लोमेटिक टाइट रोप वॉक है। अब इंडियन डायस्पोरा का जहाँ तक सवाल है, गल्फ में 90 लाख से ज्यादा भारतीय काम करते हैं। यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, बहरीन, ये गल्फ कंट्रीज हैं जहाँ की भारतीय बहुत अच्छी संख्या में रहते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो उनके इवैक्यूएशन का ऑपरेशन और भी चलाना पड़ सकता है। अभी तक 4,75,000 भारतीयों को भारत गल्फ कंट्रीज से वापस लाने में सफल हो पाया है। दूसरा, इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि जो गल्फ कंट्रीज से फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भारत में आता था रिमिटेंसेस के माध्यम से, डायस्पोरा जो लाते थे, उसका फ्लो कम हो जाएगा और इससे भी बढ़कर मानव सुरक्षा पर भी खतरा होगा। जहाँ तक कि इवैक्यूएशन का सवाल है तो भारत ने पहले भी इवैक्यूएशन ऑपरेशन कई देशों में चला रखा है। जैसे ऑपरेशन कावेरी सूडान में चलाया गया था 2023 में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में 2022 में चलाया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि भारत की जो कूटनीतिक स्थिति है और रणनीतिक ऑटोनॉमी है या रणनीतिक स्वायत्तता है, उस पर क्या प्रभाव होगा। भारत का दोनों ही देश जो आपस में लड़ रहे हैं, ईरान और इजराइल, दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का कोर प्रिंसिपल है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इसका मतलब यह है कि इंडिया किसी भी ब्लॉक का परमानेंट मेंबर नहीं है। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से पोजीशन लेता है। इजराइल के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग है। डिफेंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट में इजराइल इंडिया का इम्पोर्टेंट पार्टनर है। 2021 में भारत ने इजराइल के विरुद्ध यूनाइटेड नेशंस में रेजोल्यूशन में एब्सटेन किया था। उसी प्रकार से ईरान के साथ भी भारत के संबंध हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक हैं। चाबहार, एनर्जी इंपोर्ट और सिविलाइजेशनल लेवल के भारत के ईरान के साथ कनेक्शन हैं। भारत के लिए दोनों देश साइमल्टेनियसली इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसलिए भारत ने पब्लिकली इस अटैक को कंडेम नहीं किया है। भारत ने डिप्लोमेटिकली रेस्ट्रेंट की बात की है, न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल से बचने की भी अपील की है। और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि भारत ने दोनों ही देशों को डायलॉग से समस्या का समाधान ढूंढने की अपील की है। यह स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब हम लोग रीजनल इनस्टेबिलिटी और इसके जो प्रभाव, रिपल इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नष्ट हो गया तो पश्चिमी एशिया में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। यदि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नष्ट हो जाता है तो क्या मिडिल ईस्ट स्टेबल रह पाएगा? ऐसी संभावना बहुत कम है। यहाँ पर क्षेत्रीय अस्थिरता का दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि पावर वैक्यूम की स्थिति पैदा होगी। ISIS जैसी फोर्सेस को फ्लोरिश करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी एक्सपोज होगा। सऊदी अरेबिया भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम एक्सेलरेट कर सकता है। इसलिए न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट का वास्तव में
जोखिम है यदि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इंडिया के पड़ोस में पाकिस्तान पहले से ही एक न्यूक्लियर पावर है। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में इनस्टेबिलिटी का भारत में इंटरनल सिक्योरिटी पर इम्प्लीकेशन होना स्वाभाविक है। अब हम लोग एग्जामिनेशन की दृष्टि से प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें MCQ अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस संबंध में जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हो सकते हैं वह यह है, क्या कोई ऐसा देश जिसने कि NPT को साइन किया है लेकिन वह न्यूक्लियर स्टेट हो गया है? अगर है तो उसका नाम, ऐसा कोई देश नहीं है। दूसरा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? यह हेडक्वार्टर वियना में है। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो देशों को कनेक्ट करता है? ईरान और ओमान को यह कनेक्ट करता है। ईरान का प्राइमरी यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी कहाँ है? ये नतांज में है। चलिए अब हम लोग संभावित डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करें। जो प्रश्न हम लोगों के विश्लेषण के आधार पर 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति और उसके स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत को किस प्रकार से इजराइल ईरान का न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ प्रभावित कर सकता है? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन देना होगा। इंट्रोडक्शन में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या होती है, और फिर संक्षेप में इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बारे में चर्चा करनी होगी। फिर बॉडी के पार्ट में सबसे पहले हम लोगों को भारत का क्या दांव इस युद्ध पर लगा हुआ है। हालांकि भारत इस युद्ध में किसी भी प्रकार की कोई सहभागिता नहीं कर रहा है, उसके बाद भी भारत के हित इस युद्ध से जुड़े हुए हैं। और इसमें हम लोगों ने जो 5 डिफरेंट डायमेंशंस की बात की है उसका यहाँ पर वर्णन करना होगा। जैसे वह एनर्जी सिक्योरिटी और चाबहार पोर्ट और ईरान के साथ कनेक्टिविटी की बात है। इंडियन डायस्पोरा किस तरह से भारत को प्रभावित कर सकते हैं। वहाँ पर 90 लाख लोग खाड़ी के देशों में भारत के रह रहे हैं। फिर रीजनल स्टेबिलिटी किस तरह से प्रभावित होगी और उसका भारत पर क्या इम्प्लीकेशन होगा। भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या कह लीजिए डिप्लोमेसी में जो डिलेमा की स्थिति बनी है, क्योंकि दोनों ही भारत के मित्र देश हैं, वे आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको भी हमें डिस्क्राइब करना होगा। इसके दूसरे पार्ट में हम लोगों को भारत किस तरह से इजराइल और ईरान के रिलेशन के बीच में संतुलन स्थापित करेगा, और भारत के जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में जो अप्रोच रहा है, किस तरह से वोटिंग किया है, वोटिंग से अब्सटेन रहा है, उसकी भी यहाँ पर बात करनी होगी। हमारा जो नॉन अलाइनमेंट का ट्रेडिशन है उसकी यहाँ पर बात करनी होगी। और फिर तीसरे पार्ट में हमें क्या किया जा सकता है, सजेशन के तौर पर कुछ बात करनी होगी। जैसे मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी हो गया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को और भी मजबूत करने की बात हो गई, और डी एस्केलेशन का हमेशा समर्थन करना होगा। इस तरह की बातों को हमें यहाँ पर ये वे फॉरवर्ड में बताना पड़ेगा। फिर कंक्लूजन में भारत की जो भूमिका एक विश्व मित्र की है, फ्रेंड ऑफ ऑल, सभी के मित्र हैं, पर लेकिन ये किसी ब्लॉक के साथ नहीं जुड़ेगा भारत, इस बात को फिर से एम्फसाइज करना होगा। और लेकिन साथ ही साथ भारत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए, उसको भी यहाँ पर अंडरलाइन करना होगा। दूसरा प्रश्न जो बनता है, किस तरह से हॉर्मुज स्ट्रेट में किसी भी तरह का खतरा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को प्रभावित करता है। इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि भारत इस तरह के खतरे से अपने आप को उबार सके, अपने आप को इससे अलग कर सके। इसके लिए पॉइंट कवर करने होंगे, वो इस प्रकार हैं। अब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में हमें ये दिखाना होगा कि भारत पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है, जहाँ तक कि क्रूड ऑयल का संबंध है। 80 से 85% ऑयल भारत खाड़ी के देशों से खरीदता है। फिर दूसरा हमें बात करनी होगी स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की, जो कि मंगलुरु और पडूर में अभी है। उसको और भी इस रिजर्व को बढ़ाने की जरूरत है, इसको हमें एम्फसाइज करना होगा। तीसरा, रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर जोर देना होगा, क्योंकि यही एक लॉन्ग टर्म उपाय हो सकता है भारत की दृष्टि से। फिर अपना एनर्जी का इंपोर्ट, भारत को सिर्फ गल्फ के कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। इस एनर्जी सोर्स को भारत को डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। जैसे रशिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से LNG आ सकता है, रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड आ सकता है। उस प्रकार से अफ्रीका के बाजारों से भी भारत क्रूड ऑयल खरीद सकता है। इसी संबंधित एक ऐसे के प्रश्न भी बन सकते हैं, क्या
न्यूक्लियर डेटरेंट की जगह विश्व को इसने और असुरक्षित नहीं किया है, इस पर ऐसे का टॉपिक ये हो सकता है। इस पर भी जो विश्लेषण हम लोगों ने किया है उस पॉइंट, इन्हीं पॉइंट को और भी अच्छे से एलोबोरेट किया जा सकता है। यदि इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में इजराइल ईरान युद्ध में किस प्रकार से न्यूक्लियर अटैक, न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किए गए उसका हम लोगों ने जिक्र किया। ईरान में किस प्रकार न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का इवोल्यूशन हुआ, किस तरह से इवॉल्व किया, उस पर हम लोगों ने बात की। और हम लोगों ने यह देखा कि ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में भारत पर क्या इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, इसके हम लोगों ने 5 डायमेंशंस का जिक्र किया। इससे भी महत्वपूर्ण हम लोगों ने एनपीटी की भी बात की कि एनपीटी किस तरह से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है और इसके पीछे के कारणों का भी हम लोगों ने विश्लेषण किया। यदि आप लोगों को हमारा यह विश्लेषण हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने पीयर ग्रुप में शेयर करिए और उससे भी महत्वपूर्ण हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के विषयों पर आप तक वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।